नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम पढ़ेंगे 2 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज के न्यूज़पेपर में आए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रीलिम्स का टॉपिक। फर्स्ट इज IEPFA लॉन्चेस निवेशक दीदी फेज़ 2 एन इनिशिएटिव एक्सेलरेटेड फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ विमेन बाय विमेन। तो जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, उसने लॉन्च किया है फेज़ 2 ऑफ निवेशक दीदी इनिशिएटिव हैदराबाद में ऑन 1 सितंबर 2025। और ये प्रोग्राम का एम है एम्पावर करना रूरल कम्युनिटीज़ को, स्पेशली विमेन, बाय स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल लिटरेसी और एक्सपैंड करना आउटरीच और कोलैबोरेट करना ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ठीक है, अब इसके की हाइलाइट्स देखते हैं। तो रूरल विमेंस फाइनेंशियल एम्पावरमेंट थ्रू सेविंग्स, सेफ इन्वेस्टमेंट, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन्स। फेज़ 2 का जो एक्सपेंशन है वो बिल्ड करता है फेज़ 1 के सक्सेस पे बाय एडिंग इंटरैक्टिव ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, वाइडर आउटरीच थ्रू ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस। अब विमेन का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इज़ लिंक्ड विद अचीविंग SDG 5 दैट इज़ जेंडर इक्वालिटी, और SDG 8 जो डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है। फिर की फैक्ट्स की बात करते हैं तो जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो स्टैब्लिश्ड है टू प्रमोट इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट बाय मैनेजिंग अनक्लेम्ड डिविडेंड्स। तो मैनेज करते हैं वो अनक्लेम्ड डिविडेंड्स को, शेयर्स को और अदर अकाउंट्स ट्रांसफर्ड टू इट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और वो स्टैब्लिश हुआ था 2016 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज निवेशक दीदी इनिशिएटिव इज़ अ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, जहाँ पे क्या होता है कि ट्रेंड विमेन रिसोर्स पर्सनस हैं वो कंडक्ट करते हैं कम्युनिटी सेशंस एजुकेट करने के लिए विमेन को अबाउट सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल राइट्स। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट विमेन एंड फाइनेंस। तो एज पर वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल फिंडेक्स 2021 78% ऑफ इंडियन विमेन नाउ ओन अ बैंक अकाउंट। तो 78% ऑफ इंडियन विमेन के पास बैंक अकाउंट है, जो एक सिग्निफिकेंट राइज है 43% से 2014 में जो था। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, उत्तराखंड गवर्नमेंट इशूज़ रूल्स फॉर जॉब्स कोटा फॉर अग्निवीर्स। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, इशू किया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रूल्स 2025 प्रोवाइडिंग 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। कितना? 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर रिटायर्ड अग्निवीर्स इन ग्रुप सी स्टेट सर्विसेज। किसमें? ग्रुप सी स्टेट सर्विसेज में। और जो कोटा है वो अप्लाई करता है अक्रॉस कैटेगरीज, जैसे जनरल में, SC में, ST में और OBC में। जो अग्निवीर्स है विल नाउ रिसीव रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज लिमिट एंड एग्जेम्पशंस फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट से एग्जेम्पशन मिलेगा। की हाईलाइट्स की बात करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है इज़ नाउ ऑफर्ड। अग्निवीर्स हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड ग्रांटेड एज रिलैक्सेशन। और सेवरल स्टेट्स लाइक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड आसाम विल नाउ हैव अनाउंस्ड कोटाज फॉर अग्निवीर्स इन स्टेट जॉब्स। तो इनको अनाउंस्ड कोटाज होंगे अग्निवीर्स के लिए। फिर अग्निपथ स्कीम डाटा है तो नियरली 1.5 लाख अग्निवीर्स रिक्रूट हुए हैं इनटू आर्म्ड फोर्सेस सिंस लॉन्च, और 25% कंटिन्यू कर रहे हैं सर्विस में आफ्टर 4 years एंड रेस्ट आर डीमोबिलाइज्ड विद सेवा निधि पैकेज। तो क्या उनको सेवा निधि पैकेज मिलेगा। अब अग्निपथ स्कीम के बारे में देखते हैं। तो जो अग्निपथ स्कीम है वो रिक्रूटमेंट इनिशिएटिव है जो लॉन्च हुआ 2022 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें एनलिस्ट करते हैं यूथ को एजेड बिटवीन 17.5 to 21 years इनटू आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस में एंट्री देते हैं एज अग्निवीर्स। ये इंपॉर्टेंट है ना, एज लिमिट याद रखना, 17.5 साल से 21 साल तक। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, विद एन ऑप्शन फॉर 25% टू बी रिटेन्ड फॉर परमानेंट सर्विस। तो उसमें से क्या होता है, फिर जो 25% लोग होते हैं उनको परमानेंट सर्विस के लिए रिटेन कर लेते हैं। फिर सेवा निधि पैकेज की बात करते हैं। सेवा निधि जो पैकेज है ये फाइनेंशियल कॉर्पस है जो प्रोवाइड किया जाता है अग्निवीर्स को फॉर कंप्लीटिंग देयर 4 year सर्विस अंडर द अग्निपथ स्कीम, वेयर दे रिसीव अराउंड 11.7 लाख टैक्स फ्री रुपीज़ इंक्लूडिंग देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट्स मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू सपोर्ट देयर पोस्ट सर्विस लाइफ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अभी हमने पढ़ा ना कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लाया है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है? ये एक रिजर्वेशन होता है दैट कट्स अक्रॉस ऑल वर्टिकल कैटेगरीज। जैसे मान लो कि SC, ST, OBC, जनरल, टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू स्पेसिफिक ग्रुप्स सच एज विमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, एक्स सर्विसमैन विद इन ईच कैटेगरी। तो हर कैटेगरी में इनको रिजर्वेशन मिलता है। इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड, और अग्निपथ स्कीम है वो डिज़ाइंड है रिड्यूस करने के लिए पेंशन बर्डन एंड कीप फोर्सेज यूथफुल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, इसरो सीक्स प्रपोजल्स फ्रॉम साइंटिफिक कम्युनिटी टू स्टडी चंद्रयान 3 डाटा।
तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इशूड अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन्वाइटिंग प्रपोजल्स फ्रॉम द साइंटिफिक कम्युनिटी for scientific analysis and utilization of data from experiments conducted by Chandrayaan-3 lander and rover. ठीक है, की हाईलाइट्स देखते हैं कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 ने अचीव किया था एक हिस्टोरिक सॉफ्ट लैंडिंग. कब किया था? 23 अगस्त 2023 को ऑन द मून्स सदर्न हाई लैटिट्यूड्स में, इंक्लूडिंग मेकिंग इंडिया द फर्स्ट नेशन टू रीच द लूनर साउथ पोल. तो इंडिया फर्स्ट नेशन बन गया था लूनर साउथ पोल पहुँचने वाला. फिर फैकल्टी एंड रिसर्चर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिशिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैन अप्लाई फॉर दिस. इसरो साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रहा था फॉर चंद्रयान-4 एंड गगनयान, जो इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसका शेड्यूल है 2026 में. अब चंद्रयान-3 की बात करते हैं तो इंडिया का थर्ड लूनर मिशन है जो लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा 14 जुलाई 2023 को, which successfully achieved a soft landing on moon south polar region on 23 अगस्त 2023. और इंडिया को फर्स्ट कंट्री बनाया टू डू दिस सॉफ्ट लैंडिंग एंड फोर्थ ग्लोबली. कैसे? जैसे फर्स्ट था USA, फिर USSR, फिर चाइना, फिर अब इंडिया बन गया. फिर चंद्रयान-3 की बात करते हैं तो उसमें रोवर और लैंडर था. तो रोवर का नाम था प्रज्ञान, जिसका मतलब होता है विजडम, और लैंडर था विक्रम, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे. ठीक है. नेक्स्ट है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स. चंद्रयान-3 में कौन कौन से थे? तो LIBS लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप था जिसने डिटेक्ट किया था सल्फर नियर द साउथ पोल. फिर चैस्टे था चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, तो उसने मेजर किया था लूनर सॉइल टेम्परेचर को. चैस्टे चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट. ठीक है. फिर नेक्स्ट इज इंडियाज़ स्पेस इकोनॉमी की वैल्यू हुई $8 बिलियन पे एंड दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू $44 बिलियन बाय 2023, विथ इंडिया टारगेटिंग 10% शेयर ऑफ ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी. तो इंडिया ने क्या टारगेट किया था? 10% शेयर ऑफ ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी. ठीक है. नेक्स्ट इज न्यू इमिग्रेशन एक्ट कम्स इनटू इफेक्ट. तो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स सर्विस एक्ट है 2025 वाला, दैट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 सितंबर, और उसने रेगुलेट किया मैटर्स रिलेटेड टू फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन. इट इंट्रोड्यूसेस स्ट्रिक्टर प्रोविजंस अगेंस्ट यूज़ ऑफ फोर्स्ड पासपोर्ट्स और वीज़ाज एंड मैंडेट्स रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स फॉर ट्रैकिंग ओवर स्टेइंग फॉरेनर्स. तो ट्रैकिंग के लिए भी होता है. अब की हाईलाइट्स की बात करते हैं तो ये प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर फोर्स्ड पासपोर्ट्स एंड वीज़ाज. इसमें जेल टर्म है 2 से 7 साल का और फाइन है अप टू ₹10 लाख. ओवर स्टेइंग फॉरेनर्स जो विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के जाते हैं उनको वो फेस कर सकते हैं जेल टर्म अप टू 2 ईयर्स और फाइन अप टू 5 लाख. फिर मैंडेटरी रिपोर्टिंग है ऑफ फॉरेनर्स इंक्लूडिंग फॉरेनर्स इंफॉर्मेशन बाय होटल्स, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स. फिर इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड शिप्स हैं दैट मस्ट सबमिट पैसेंजर एंड क्रू डाटा इन एडवांस टू इमिग्रेशन अथॉरिटीज़. ठीक है. अब इसमें की फैक्ट्स आते हैं तो इंडिया ने होस्ट किया 4.5 लाख फॉरेन स्टूडेंट्स इन 2024 AISHE डाटा के हिसाब से. फिर एज पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के हिसाब से अराउंड 35,000 फॉरेनर्स हैं वो ओवर स्टे किए थे इंडिया में 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से. सिमिलर स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कंट्रीज़ में, जैसे USA जिसमें इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट 1952 के हिसाब से गवर्न होता है वो, और UK में इमिग्रेशन एक्ट 1971 के हिसाब से. जो न्यू लॉ है वो रिप्लेस करती है आउटडेटेड प्रोविजंस को अंडर द फॉरेनर्स एक्ट 1946 और रिलेटेड रूल्स. फिर आते हैं अपन नेक्स्ट. सेंटर रोल्स आउट AI बेस्ड ऐप आदिवाणी टू ट्रांसलेट एंड प्रिजर्व ट्राइबल लैंग्वेजेस. तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है बीटा वर्जन ऑफ आदिवाणी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है जो डिज़ाइंड है टू ट्रांसलेट एंड प्रिजर्व ट्राइबल लैंग्वेजेस. ठीक है. ये डेवलप किया गया IIT दिल्ली के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद बिट्स पिलानी, IIIT नया रायपुर एंड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और मेघालय में. ठीक है. जो ऐप है वो यूज़ करता है AI एंड लिंग्विस्टिक मॉडल्स ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी, इंग्लिश एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस को. द ऐप विल इनिशियली सपोर्ट भील, गोंडी, संथाली और मुंडारी लैंग्वेज, मुंडास की जो होती है ना वो. एंड इट विल ऑल्सो कवर कुई उड़ीसा वाला, गारो मेघालय, आसाम और त्रिपुरा वाला. फिर की फैक्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया हैज़ 10.5 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन. कितना है? 10.5 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, जिसमें 461 ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं और 71 डिस्टिंक्ट मदर टंग्स हैं. 82 ट्राइबल लैंग्वेजेस वल्नरेबल हैं एंड 42 आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ठीक है. फिर संथाली लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड है अंडर 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
आर्टिकल 344 और आर्टिकल 351 के हिसाब से। भील इज़ मोस्ट वाइडली स्पोकन नॉन शेड्यूल्ड ट्राइबल लैंग्वेज और जो बोली जाती है अराउंड 1 करोड़ लोगों के द्वारा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और दादर एंड नगर हवेली में। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज सोलर एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स टू गेट अप्रूवल इन 60 डेज़। तो बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो सोलर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है स्टेट में विल नाउ रिसीव अप्रूवल विद इन 60 डेज़। तो उनको 60 दिन में अप्रूवल मिल जाएगा जिससे वो एक्सेलरेट कर सके प्रमोशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी। की हाइलाइट्स क्या है कि इससे क्या होगा, इससे प्रमोट होगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड हाइड्रो पावर इन बिहार। और अर्लियर क्या होता था, जो प्रोजेक्ट अप्रूवल है उनको काफ़ी टाइम लग जाता था, जैसे वो स्ट्रीमलाइन होते थे, मतलब अभी और वो हो जाएंगे स्ट्रीमलाइन विद इन 2 मंथ्स में। द गवर्नमेंट इज़ प्रिपेयरिंग टू डेवलप अ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर स्मूथ अप्रूवल्स। और अगले 5 सालों में क्या होगा, बिहार एम्स टू अचीव 23,000 मेगावाट कैपेसिटी फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी। 23,000 मेगावाट कैपेसिटी नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी से मिलेगी। अब की फैक्ट्स की बात करते हैं, जो इंडिया का नेशनल टारगेट है वो 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 2030 के हिसाब से, 2030 तक, जो अनाउंस किया गया COP26 ग्लासगो में। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की बात की जाए तो एक नोडल एजेंसी है फॉर इम्प्लीमेंटेशन। फिर इंडिया का जो करंट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 193 गीगावाट है, आउट ऑफ विच सोलर कॉन्ट्रीब्यूट्स 85 गीगावाट। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात करते हैं 2003, तो वो एम्पावर करता है स्टेट्स को प्रमोट करने के लिए रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नाउ नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर टू इनॉग्रेट जीविका बैंक टुडे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है जीविका बैंक पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। जो बैंक है दैट इज़ बीइंग सेट अप अंडर बिहार जीविका महिला उत्थान सहकारी लिमिटेड जीविका बैंक, और इनिशियल कॉर्पस है ₹105 करोड़ का, वो ट्रांसफ़र किया जाएगा बैंक अकाउंट में। जो मूव है दैट विल एनेबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड रूरल विमेन जो दीदीज़ हैं टू एक्सेस लोन मोर ईजिली फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। और जो स्कीम है उसका एम है बेनिफिट करना 20 लाख विमेन को जो एसोसिएटेड है जीविका ग्रुप से। की फैक्ट्स की बात करते हैं, जीविका प्रोजेक्ट है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। ये वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा 2006 में, और जिसका एम है पॉवर्टी एलिविएशन एंड विमेन एम्पावरमेंट, और वो प्रमोट करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। फिर जीविका प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये पार्ट है एक नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का जो इम्प्लीमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। NRLM की बात की जाए तो इसको आजीविका भी बोला जाता है एट नेशनल लेवल, और बिहार हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ SHGs अंडर बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। और 2024 के हिसाब से बिहार हैज़ ओवर 12 लाख SHGs अंडर जीविका। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेंस के टॉपिक में। तो मेंस में हमको 2 एडिटोरियल पढ़ना है। फर्स्ट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ राइजिंग बट पॉलिसी इज़ फॉलिंग साइलेंट। तो अर्बन नॉइज़ पॉल्यूशन एमर्ज हो रहा है एक मेजर बट नेग्लेक्टेड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के जैसे इंडियन सिटीज़ में। और डिस्पाइट द लॉन्च ऑफ नेशनल एम्बिएंट नॉइज़ मॉनिटरिंग नेटवर्क 2011 में, जो एनफोर्समेंट है नॉइज़ रेगुलेशंस का वो काफ़ी वीक है। तो रेजिंग नॉइस लेवल्स पर्टिकुलरली नियर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रेसिडेंशियल एरियाज़ वो कंटिन्यू कर रहे हैं थ्रेटन करने का। आर्टिकल 21 को इम्पैक्ट करता है, जो राइट टू लाइफ है ना उसको, पीस एंड डिग्निटी वाले पार्ट को। फिर की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो रेगुलेटरी गैप्स हैं, जैसे ये जो है इनिशिएटिव वो लॉन्च किया गया था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, तो वो लार्जली फंक्शन करता है एज अ पैसिव डाटा रिपोजिटरी रेदर देन अ टूल फॉर एक्टिव एनफोर्समेंट। तो एक्टिव एनफोर्समेंट नहीं होता है, पैसिव डाटा रिपोजिटरी के जैसे होता है। फिर डेटा इश्यूज़ की बात करते हैं तो सेंसर प्लेसमेंट है वो ऑफन वायलेट करता है CPCB के गाइडलाइंस को, और डाटा रिमेन फ्रेगमेंटेड एंड पॉलिटिकली इनर्ट। ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात करते हैं, जो आर्टिकल 21 है वो गारंटी करता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, वाइल आर्टिकल 48A मैंडेट करता है प्रोटेक्शन टू एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। फिर जुडिशियल इंटरवेंशंस की बात करते हैं तो नॉइज़ पॉल्यूशन जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया था कि अनचेक्ड नॉइज़ इन्फ्रिंज करता है अपॉन फंडामेंटल राइट्स, और रेफरेंसिंग अर्लियर 2005 के जुरिस्प्रूडेंस को। फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने प्रिस्क्राइब की है सेफ़ लिमिट ऑफ 50 डेसिबल्स एंड 40 डेसिबल्स, तो डे में 50 और रात को 40, बट इंडियन मेट्रो रीडिंग्स ऑफन 65 से 70 क्रॉस कर जाती हैं। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो 2025 में जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की स्टडी है उसने पाया था
कि अर्बन नॉइस डिस्टर्ब करती है स्लीप एंड इकोलॉजिकल कम्युनिकेशन को, जब बर्ड्स अल्टर हो जाते हैं उनके सॉन्ग्स और रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी। सिविक फेटिक की बात करते हैं तो एब्सेंस ऑफ पब्लिक आउटरीच नॉर्मलाइजेज हॉन्किंग, ड्रिलिंग एंड लाउड स्पीकर्स एज एम्बियंट इरिटेंट्स फर्दर इरोड सिविक अकाउंटेबिलिटी। पॉलिसी वीकनेस में क्या होता है कि जो नॉइस पॉल्यूशन रूल्स है 2000 के, वो रिमेन आउटडेटेड, वो काफ़ी आउटडेटेड हो जाते हैं एंड रेयरली अपडेटेड फॉर अर्बन रियलिटीज़। कोऑर्डिनेशन फेलियर्स हैं जो परसिस्ट करते हैं अमंग म्यूनसिपैलिटीज़, ट्रैफिक पुलिस एंड पॉल्यूशन बोर्ड्स। ठीक है, फिर चैलेंजेस में आते हैं तो इसमें क्या है कि हाई डेसिबल लेवल्स है जो सिटीज़ में, वो डिस्पाइट रेगुलेशंस के बाद भी हाई डेसिबल लेवल्स होते हैं। वीक एनफोर्समेंट है एंड इंस्टीट्यूशनल साइलोज है बिटवीन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। फ्रेगमेंटेड लीगल फ्रेमवर्क है एंड आउटडेटेड रूल्स हैं। इनविजिबिलिटी ऑफ नॉइस पॉल्यूशन है कंपेयर टू एयर और वाटर पॉल्यूशन। और सिविक इंडिफरेंस है एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ नॉइज़ एज पार्ट ऑफ अर्बन कल्चर। ठीक है, फिर वे फॉरवर्ड में आते हैं कि हम इसके लिए कर क्या सकते हैं। तो स्ट्रेंथन करना है एनफोर्समेंट में, जिसमें लोकल बॉडीज़ मस्ट बी एम्पावर्ड विथ रियल टाइम एक्सेस टू दिस गाइडलाइंस एंड डेटा फॉर अकाउंटेबिलिटी। लॉज को अपडेट करना है, जिसमें हम रिवाइज करेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन रूल्स को 2000 टू रिफ्लेक्ट अर्बन रियलिटीज़ एंड प्रिस्क्राइब स्ट्रिक्टर डेसिबल थ्रेशोल्ड्स। इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे अवेयरनेस को, जिसमें हम कैंपेन्स लॉन्च करेंगे जैसे नो हॉन्किंग डेज शुड इवॉल्व इनटू सस्टेन्ड बिहेवियरल चेंज प्रोग्राम्स। अडॉप्ट करेंगे एकॉस्टिक प्लानिंग को, जिसमें हम अर्बन प्लानिंग मस्ट इंटीग्रेट साउंडस्केप्स इनटू डिज़ाइन एंश्योरिंग साइलेंस जोन्स अराउंड सेंसिटिव एरियाज़। फिर प्रमोट करेंगे सोनिक एम्पैथी को, जिसमें पब्लिक कैंपेन्स, स्कूल्स, ड्राइवर ट्रेनिंग शुड एम्फेसाइज नॉइज सेंसिटिविटी एज अ पार्ट ऑफ सिविक बिहेवियर। स्ट्रेंथन करेंगे जुडिशरी ड्रिवन रिफॉर्म्स को, जिसमें हम इंश्योर करेंगे कंप्लाइंस विद सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स लिंकिंग नॉइज कंट्रोल टू फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21। और एनकरेज करेंगे रिसर्च को, जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे इकोलॉजिकल स्टडीज़ में ऑन नॉइज़ टू बेटर अंडरस्टैंड बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट्स। ठीक है, आई होप ये एडिटोरियल क्लियर है। अब नेक्स्ट है रीवायरिंग द इक्विलिब्रियम। तो ये हमने कल ही पढ़ा था, आपको याद होगा, इंडिया चाइना के ऊपर एडिटोरियल, तो एकदम ऑलमोस्ट सेम एडिटोरियल है। ठीक है, फिर भी हम एक बार पढ़ते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया चाइना फर्स्ट टाइम सिंस 2018, कम्स एट ए टाइम व्हेन इंडिया चाइना रिलेशंस रिमेन स्ट्रेन्ड आफ्टर द गलवान क्लैशेस। तो गलवान क्लैशेस के बाद पहली बार जा रहे हैं और वहाँ पे मीटिंग होगी शी जिनपिंग के साथ ऑन द साइडलाइंस ऑफ SCO समिट इन तियानजिन। तो तियानजिन में SCO समिट है, उसी के साइडलाइंस में चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मीटिंग भी होगी। तो अब हम की हाईलाइट्स देखते हैं कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है कि जो इंडिया चाइना का जो टाइज है दैट हैव बीन साइक्लिकल। इसमें फेजेस आए हैं रेप्रोचमेंट के और कॉन्फ्लिक्ट के, मतलब अच्छे और बुरे फेजेस दोनों आए हैं। जो करेंट एंगेजमेंट है, इट इज़ अ पार्ट टू रीबिल्ड द ट्रस्ट आफ्टर ईयर्स ऑफ मिलिट्री टेंशंस अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेड लाइन है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसकी बात कर रहा है। मेजरली अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बॉर्डर फैक्टर। तो जो फॉलोइंग द क्लैशेस इन लद्दाख, इंडिया चाइना हैड मल्टीपल राउंड्स ऑफ डिसएंगेजमेंट टॉक्स। जो मोस्ट रिसेंट ब्रेक थ्रू हुआ था वो अक्टूबर 2024 में, जिसमें ट्रूप विड्रॉल्स हुए थे क्रिटिकल पॉइंट्स से। फिर पंचशील प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो जी ने इन्वोक किया था पंचशील इन हिज टॉक्स विद मोदी और सिंबलाइज किया था कंटिन्यूटी इन चाइनीज़ डिप्लोमेटिक रिटोरिक। फिर स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग की बात करते हैं तो इंडिया इज़ नेविगेटिंग बिटवीन इकोनॉमिक टाइज विद चाइना एंड डीपनिंग सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद USA, जापान, क्वाड एंड यूरोप। फिर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की बात करते हैं तो चाइना इज़ इंक्रीजिंगली वेपनाइजिंग ट्रेड एंड सप्लाई चेन्स, particularly in semiconductors, 5G, 6G टेक्नोलॉजी एंड रेयर अर्थ्स। पाकिस्तान फैक्टर की बात करते हैं तो चाइना का सपोर्ट है जो पाकिस्तान और US चाइना राइवलरी के लिए, वो ऐड करता है फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी टू इंडियाज़ स्ट्रैटेजिक कैलकुलस। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं तो डिस्पाइट टेंशंस चाइना रिमेन्स अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। तो टेंशंस के बाद भी टेंशंस के बावजूद भी चाइना एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। हाउएवर जो ट्रेड डेफिसिट है वो कंटिन्यू करता है टू बी लार्ज विथ इंडिया सीकिंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन्स। तो इंडिया सीख कर रहा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन्स भी। फिर ग्लोबल स्टेज की बात करते हैं तो जो इंडिया की डिप्लोमेसी है थ्रू विजिट्स टू जापान, वाशिंगटन, नाउ तियानजिन, सिग्नल करता है कि वो एक एफर्ट है मेंटेन करने के लिए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वाइल बैलेंसिंग टाइज विद बोथ द पावर्स। ठीक है, इसके चैलेंजेस क्या है कि अनरिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड लैक ऑफ क्लैरिटी है लॉन्ग टर्म डिसएंगेजमेंट में। स्ट्रैटेजिक मिसट्रस्ट है ड्यू टू चाइनाज टाइज विद पाकिस्तान और असर्टिव रीजनल पॉलिसीज़। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है चाइनीज़ इंपोर्ट्स में, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रिटिकल सेक्टर्स में।
जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है जो अराइज होती है यूएस चाइना राइवलरी एंड वॉर इन यूक्रेन से। रिस्क ऑफ पॉलिसी स्विंग्स है बिटवीन कोऑपरेशन एंड कन्फ्रंटेशन। ठीक है, नाउ आते हैं हम वे फॉरवर्ड में। तो सस्टेन करना है बॉर्डर टॉक्स को जिससे प्रिवेंट कर सके एस्केलेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज करना है मैकेनिज्म्स फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डाइवर्सिफाई करना है ट्रेड रिलेशंस को बाय रिड्यूसिंग ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना एंड बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स इन सेक्टर्स लाइक फार्मास्यूटिकल्स, आईटी और रिन्यूएबल एनर्जी। एनहांस करना है क्वाड को और एंड मल्टीलेटरल एंगेजमेंट को जिससे बैलेंस कर सके चाइनीज़ इन्फ्लुएंस वाइल रिटेनिंग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। इन्वेस्ट करना है डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग में, पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर्स में, 5G 6G टेक्नोलॉजीज़ में और रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में जिससे हम रिड्यूस कर सके वल्नरेबिलिटीज़ को। प्रमोट करना है पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस और एकेडमिक कोलैबोरेशंस जिससे मिसट्रस्ट कम हो सके। और अडॉप्ट करना है कैलिब्रेटेड डिप्लोमेसी जिसमें एंगेज करना है चाइना के साथ वेयर इंटरेस्ट्स कन्वर्ज और फर्मली एड्रेस करना है सिक्योरिटी कंसर्न्स बॉर्डर पे। फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पे फोकस करना है दैट मस्ट व्यू इंडिया चाइना टाइज एज स्ट्रक्चरल रेदर देन एपिसोडिक, रिक्वायरिंग इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्टीज एंड इन फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक्स एंड एकेडेमिशिया। तो अपन को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना है। तो आई होप ये एडिटोरियल क्लियर है। अब हम शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।